वक्त के बड़े दिमाग बैठे थे। खुद को सियासतदानों का वो बादशाह करार देते थे और तमाम बादशाहों की मौजूदगी में इस बात के ऊपर गौर किया जा रहा था कि उसी वक्त का चीफ जस्टिस यानी काजी आला उसके किरदार के ऊपर तहफ्फुजात हैं। वो पूरी सुप्रीम कोर्ट को अपनी हाथों में जकड़ चुका है। उसके इख्तियारात को किस तरीके से खत्म किया जाए। वक्त के बड़े दिमागों ने सोचा, एक नुक्ते के ऊपर मुत्तफिक हुए और अपना फैसला तहरीर कर दिया। अपने फैसले को पार्लियामान के अंदर पेश किया गया और उसकी मंजूरी करवा ली गई। इख्तियारात फर्द वाहिद से लेके 3 अशखास में बांट दिए गए और फिर एक नए वक्त का आगाज हुआ। लेकिन अब फिर वो अपने ही दिए गए इख्तियारात पे सर पे हाथ रख के बैठे हैं। आप सब पर सलामती हूं, मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, तमाम हरबे आजमाए गए और पीडीएम 2.0 की इस नई हुकूमत ने अपने तमाम तर इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए जुब्बा और दस्तार को दागदार करना या उसको उजला दिखाना, उसके लिए हर चीज करके देख ली। लेकिन जब कहीं से कुछ बन ना पाया और बात फिर से होने लगी कि क्या किया जाए, तो ऐसी सूरत में याद ही आया कि हमने अपने ही हाथों से कुआं खोदा था और किसी ने पीछे से धक्का दिया है या खुद ही हमारा पांव फिसला है और हम कुएं की गहराई में जा गिरे हैं, तो कुएं से बाहर आने के लिए रस्सी का फिर से इंतजाम किया जाए। अब ये 2-3 रस्सियां नहीं फेंकना चाहते, ये एक ही रस्सी को थाम के ऊपर आना चाहते हैं। और आज से कुछ अर्सा पहले जब पीडीएम की हुकूमत मार्ज़े वजूद में आई थी, जब इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया गया, पीटीआई की हुकूमत को गिरा के पीडीएम बरसरे इक्तदार आई और पीडीएम ने आके ये फैसला किया कि जस्टिस उमर अता बंदयाल बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उस वक्त आके इसी पार्लियामान के अंदर अपकमिंग चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने आइन की बालादस्ती के हवाले से वहां पर बातचीत की। फिर क्या हुआ? फिर बेंचेस की तश्कील का तरीकाकार जो है उसको तब्दील कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसके अंदर तब्दीली की गई कि वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का इख्तियार नहीं होगा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस का इख्तियार होगा कि वो क्या बेंच तश्कील देते हैं, उस बेंच में कितने जजेस शामिल होते हैं, कौन कौन से फैसले सुने जाएंगे और कौन से नहीं सुने जाएंगे। इस हवाले से उन्होंने एक नया तरीकाकार वज़ा कर दिया। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब रिटायर हो गए, काजी फाइज ईसा साहब वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए। अब क्या हुआ कि काजी फाइज ईसा साहब के बाद अगले जो जजेस हैं, यानी अपकमिंग जो 5 चीफ जस्टिस हैं, अपकमिंग 5 चीफ जस्टिस, उनका नजरिया एक तरह का। उन्होंने जो फैसला दिया, उस फैसले को कलअदम करवाने के हवाले से क्या किया जा रहा है वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन अब अपने ही किए गए इकदाम को या उठाए गए इकदाम के ऊपर फिर से लकीर लगाई जा रही है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तब्दीली के हवाले से गौर किया जा रहा है कि वो इख्तियार 3 सीनियर मोस्ट जजेस से वापस लेके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दे दिया जाए और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये डिसाइड करें कि किस केस के लिए कौन सा बेंच बनेगा, वो बेंच की सरबराही किसके पास होगी, उनमें जजेस कौन से होंगे, कौन उन केसेस को सुन सकते हैं। तो अगर ये अपने ही किए गए इकदाम को अब सर पीट के वापस ले रहे हैं या वापस लेने के लिए इकदाम उठा रहे हैं और ऐसी 6 मगोइयां चल रही हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि टेस्टर के तौर के ऊपर ऐसी खबरें जो है वो मार्केट के अंदर फेंकी जाती हैं कि उसके ऊपर रिटेलिएशन का अंदाजा किया जा सके, हिद्दत का अंदाजा किया जा सके और उसके बाद उसके ऊपर अमल करना है या नहीं करना, फिर उस पर गौर खौज किया जा सके। जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ साहब की खबर पहले ब्रेक की गई कि वो मुल्क से जो है वो बाहर जाएंगे लंदन में इलाज के लिए, लेकिन फिर जिस तरीके से रिबटल्स आए उसके ऊपर गौर करना छोड़ दिया। फिर बातें ये होना शुरू हुई कि तरामीम के लिए ये गौर खोज कर रहे हैं, ये नंबर्स पूरे कर रहे हैं, इन्होंने कहना ये शुरू कर दिया कि हम नहीं कर रहे। फिर जाके जब इन्हें ये लगा कि अब जमाने कुछ थम चुकी हैं, अंदर खाते सारा प्रोग्राम चला और उसके बाद भी नाकामी देखने को मिली। अब आके जब 8 जजेस की वजाहत मंजर आम पे आ चुकी है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, तो ये जब केस लगेगा दोबारा से, तो केस लगना ही लगना है। वो इसलिए
کہ स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक खत लिखा गया। उस खत के अंदर यह कहा गया है कि पार्लियामान की बालादस्ती के लिए इलेक्शन कमीशन अपना काम करे। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था वो फैसले पर अमल अब नहीं हो सकता, इसलिए कि आइन के अंदर यह चीज दर्ज नहीं है कि 15 रोज उन्हें मजीद दिए जाएं कि वो अपने एफिडेविट यानी बयान हल्फी जो हैं वो दोबारा से जमा करवाएं और किसी पार्टी के साथ अपनी वाबस्तगी का इजहार करें, तो वो काबिल अमल नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ये वजाहत दे चुकी है कि इसके अंदर कोई इबाहम नहीं है और इसमें ताखीर के आपको असरात भुगतना पड़ेंगे। इस ज़िमन के अंदर अब पार्लियामान जो है वो इलेक्शन कमीशन को लिख रही है। बहुत सारे लोग तौजीहात ये बयान कर रहे थे कि देखें जी, वो ना तो एग्जेक्टिव में आते हैं ना जुडिशल के अंदर आते हैं, वो एक अथॉरिटी है, उनसे कोई बाज़पुरस नहीं कर सकता। वो अथॉरिटी कमीशन का सरबराह कौन मुकर्रर करता है? सदर मुमलिकत। सदर मुमलिकत के दस्तखत पे वो इख्तियार जो है वो इख्तियार सदर मुमलिकत के पास है कि वो इलेक्शन कमिश्नर को मुकर्रर करे। जब सदर मुमलिकत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बेशतर मामलात के ऊपर जवाब दें, बहुत से मामलात के ऊपर उन्हें इस्तिस्ना हासिल है लेकिन कहीं ना कहीं जाके वो उन्हें जवाब दे हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन उनको जवाब दे क्यों नहीं है? ये एक बुनियादी सवाल है। लेकिन इस सारे अमल में अब इलेक्शन कमीशन को बीच में मोहरा बनाया जा रहा है कि तुमने मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो है वो फैसला नहीं करना। अब पहले ये बात उस फैसले के अंदर लिखी जा चुकी है, जो फैसला पहले 13 रुकनी फुल कोर्ट ने किया था, उसके अंदर ये बात लिखी जा चुकी कि अगर इसमें कोई बहाम है तो आप इन 8 जजेस से राबिता कर सकते हैं। राबिता करने पे उनकी वजाहत भी जारी हो गई है। अब उसके अंदर कर रहे हैं तब्दीलियों में तौहीन अदालत का केस लगेगा, तो तौहीन अदालत का केस किन के सामने लगेगा उसके लिए भी तरीका कार वजह किया जाना है। जब कहीं दाल नहीं गली तो अब ये तरीका अपनाया जा रहा है। उधर जो स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, वो भी खत लिख चुके हैं। मुमकिनात में से है स्पीकर सिंध असम्बली भी खत लिख दें। इसी तरह आप खतूत लिखवा के ये क्या पूरे मंजरनामे को रुकवा लेंगे? क्या सारी चीजें जो होनी है वो रुक जाएंगी? ऐसी सूरत हाल में आपके हाथ में क्या है? दूसरी ये देखने को मिली है बात कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात के एक उनके करीबी साथी हैं, कोऑर्डिनेटर भी हैं उनके, वो इस्लामाबाद से लापता हो गए। अब कल के दिन हमने ये देखा है कि कल के दिन इलेक्शन कमीशन के अंदर भी केस लगा हुआ था और उस इलेक्शन कमीशन के केस में ये फैसला महफूज कर लिया गया। अब किसी ने कल ये बात बड़ी मजे की कि ये जो फैसले महफूज होते हैं यही सबसे गैर महफूज क्यों लगते हैं? वो फैसला महफूज हुआ है। अब उधर मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी मनाने की कोशिश की जा रही है लेकिन वो मान नहीं रहे। फैसला उनकी पार्टी के बारे में महफूज है कि उनके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज लगती हैं, उनकी पार्टी तहलील हो जाती है, रजिस्टर्ड जो पार्टी थी उसको रजिस्ट्रेशन उसकी मुअत्तल कर देंगे, इंतखाबी निशान वापस ले लेंगे। और आज उनके करीबी साथी की जो गुमशुदगी की रिपोर्ट मंजर आम पे आई है, तो अब इसको लेके क्या मंजरनामा बनेगा? बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो ये कहते थे कि उनके ऊपर दबाव है वो ये थे, लेकिन बहुत सारे जो हैं वो मैनेज भी हुए थे, वो तो मैनेज कर लिए गए थे। लेकिन जो मौलाना फजलुर रहमान के लोग थे वो तो मैनेज नहीं हो सके थे। मौलाना फजलुर रहमान तो मैनेज नहीं हो सके थे। अब एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तब्दीली, यानी अपने ही लिखे हुए को काटना। अगर आप अपने ही लिखे हुए को काट रहे हैं और आपने उस वक्त दानिशमंदी का मुजाहिरा किया था और आपके नजदीक ये आपका बेहतरीन फैसला था जो हालात को बेहतरी की तरफ लेके जाना था, और जो जुडिशरी के अंदर जो क्वेश्चन मार्क लगे हुए थे या एक तरफ जानिबदारी की बातें थी, आपने उसको तकसीम किया। लेकिन फिर अब आप उसको वापस लेके आ रहे हैं, अपने ही फैसले को रद्द कर रहे हैं, उसकी नफी करते हुए नए फैसले का इतलाक करना चाहते हैं सदारती ऑर्डिनेंस के जुमरे में। तो अब इस बात की गारंटी कौन देगा कि आप अभी जो फैसले करना चाहते हैं मुस्तकबिल के अंदर जाके आप इसकी नफी ना कर रहे हो, आप इससे पीछे हटने की बातें ना कर रहे हो? मामला ये है कि आप सारे जो हैं वो मिल के एक बात के ऊपर मुत्तफिक हो जाएं। तरमीम अगर करनी है तो मुत्तफिक होकर तरमीम कर लें, ताकि कल को किसी पे एतराज ना हो, कल को आप उठ के ना कहें, ब्लेम सारा आपके ऊपर ना हो। अगर बांटना है तो फिर सबके अंदर वो दर्द बटे। लेकिन अब आपकी हिम्मत है कि आप कितना दर्द को सह सकते हैं या कितनी मलामत को सह सकते हैं, ये आपके ऊपर मुनहसर है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।